बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट जो हमारे पास पहले नंबर पर है चार्ल्स डिकन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद है तो हमने विक्टोरियन नॉवलिस्ट के ऊपर जो है हमने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड की है। तो इसके बाद जो है हमारे पास ये ए नंबर पे जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट में से जो आता है वो हमारे पास है चार्ल्स डिकन। तो आपने डेट बेटा नहीं भूलना कि हमारे पास 1812 में पैदा हुआ, इन 1870 में उसका डेथ हुआ। अच्छा बेटा, इससे बढ़ के इस पूरे हिस्ट्री का एमसीक्यूज नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड पे। तो बेटा शुरू करते हैं चार्ल्स डिकन के ऊपर। असल में बेटा ये वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर रहा था या नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर मटेरियल इतना ज़्यादा है कि वाइट बोर्ड पे डिस्कस करना मुझे तो शक हो रहा था कहीं मुझसे कुछ रह ना जाए। तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि डिकन इज द चीफ among the early Victorian novelists and is in fact the most popular of all English novelists so far. डिकन जो है हमारे पास अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट से आता है, और अगर हकीकत में बात कर ले तो ये हमारे पास जो है इंग्लिश के अंदर जितने भी नॉवलिस्ट हैं वो द मोस्ट पॉपुलर है, ज़्यादा मशहूर है। अब उसके चंद रीज़न है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इट वॉज एट द एज ऑफ 25 with the publication of Pickwick paper that Dickens suddenly sprung into fame. अच्छा, राज ये है कि वो 25 साल का एज में जो है उसने एक नावल लिखा पिकविक पेपर, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिला and to came to be regarded as the most popular English novelist. और इस नावल के ऊपर जो है उसे समझा गया कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये आपने नहीं बोलना, पिकविक पेपर के ऊपर जो है। इन हिज अर्ली नॉवेल्स पिकविक, तो उसने ये पिकविक जो है कब लिखी, ये उसने 1837 में उसने लिखी, ये आपने नहीं बोलना। निकोलस निकलबे फॉर इंस्टेंस डिकन्स फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ स्मॉलेट, ये आपने नहीं बोलना। ये भी एमसीक्यूज हैं। देखिए, अगर आप पैसे नहीं है और नहीं लेना चाहते एमसीक्यूज तो इसको तो कम से कम अंडरलाइन करते जाए। ये बिल्कुल मैं बियर मलिक हिस्ट्री में हूँ। तो ये जो है पिकविक पेपर और निकोलस निकलबे के अंदर जो है उसने स्मॉलर ट्रेडिशन जो है वो फॉलो की। अब स्मॉलर ट्रेडिशन की वजाहत है, लाइक स्मॉलेट्स नॉवेल्स, उनकी नावल की तरह दे आर मेयर बाउंडलेस ऑफ एडवेंचर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ कैरेक्टर्स हु बिगिन एंड एंड। इसके अंदर स्मॉलेट के जितने भी नावल्स हैं उसके अंदर एडवेंचरस बहुत ज़्यादा है, और वो बाय मींस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन हिज मार्टन चुलेसविट, उसने जब 1843 में लिखा। डोम्बी एंड द सन उसने जब 1846 में शुरू किया और 1848 में जो है वो फिर कंप्लीट हुआ। एंडेवर काफर्डफील्ड, ये चार्ल्स डिकन की बात है, उसने 1849 और 1850 के दरमियान जो उसने लिखा। ही मेड सम एफर्ट टूवर्ड्स यूनिफिकेशन बट इवन हियर द प्लॉट्स आर लूज। उसने इन सारे नावल्स के अंदर जो मैंने ऊपर डिस्कस की, इसके अंदर जो है उसने उसको मतलब यूनिटी लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी प्लाट जो है वो उससे लूज रहा। लूज प्लाट हमारे पास वो प्लाट्स होते हैं जिसके अंदर जो एक्स होते हैं, या इसके अंदर जो मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते। इट वॉज इन ब्लैक हाउस that he succeeded in gathering of all the diverse threads of a story into a सिस्टमैटिक एंड कोहेरेंट प्लॉट। तो ये आपने नहीं भूलना। फिर उसने आखिरकार जो है डिकन की बात है कि उसने ब्लीक हाउस जो है उसने लिखा 1852 और 1850, जिसके अंदर जो है वो कामयाब हुआ, और उसने जो है कोहेरेंट प्लॉट जो है वो लाया। कोहेरेंट का मतलब कनेक्टेड, लूज का मतलब जो हमारे पास कलेक्टेड नहीं है। हिज लेटर्स नावल, उसके बाद में जो नावल जैसे कि हमारे पास डोरेट है 1855 से 1857 तक उसने लिखा। द टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी बड़ा ज़बरदस्त नावल है।
1864 से लेके 1865 के दौरान जो है उसने लिखा। इन अनफिनिश्ड, ये आपने बिल्कुल अक्सर जो है KPPSC के पेपर में, बल्कि जितने भी हमारे पास कमीशन पेपर है, इसके अंदर ग्रेट राइटर्स का ये वर्क भी आता है कि उसका अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है। तो एडमंड रूट जो है ये चार्ल्स डिकन की अनफिनिश्ड वर्क है। They were also like bleak house systematically planned, वो भी bleak house की तरह प्लान था। अच्छा, but on the whole Dickens was not necessarily successful in building up his plot। ये आपका MCQ हो सकता है कि Dickens remain unsuccessful in which, तो ये किस चीज में, वो प्लाट बनाने में अनसक्सेसफुल रहा। and there is in all of them a great deal of mere एपिसोडिकल मटेरियल। अच्छा, तो फिर वो उसने वो कौन सा जो है वो उसने तरीके अख्तियार की, तो वो एपिसोड मतलब एपिसोड्स के अंदर जो है उसके नावल आते रहे। ड्यूरिंग द अर्ली विक्टोरियन पीरियड देयर वाज अ स्विंग फ्रॉम रोमांस टू कोल्डली पेकरिस्क ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ टू डिपेक्टिंग द हर्ट हैड द अफेक्शंस। तो अर्ली विक्टोरियन के टाइम पे वो रोमांस से मतलब रोमांटिक से लोग जो है वो ऐसे वो मतलब रोमांस से थोड़ा हट कर रियलिटी की तरफ जो है वो आने लगे। The novels which during the romantic period has passed through a phase of adventurous reverted in the hand of Dickens to the literature of feeling। तो फिर जो है वो रोमांटिक एरा के अंदर जो नावल हैं वो भी एडवेंचर से पास होते आते थे, लेकिन वो हमारे पास जो है फिर डिकन के हैंड तक आ गए और टू द फीलिंग और टू द लिटरेचर ऑफ फीलिंग हो, और इसके अंदर अब वो फीलिंग जो है वो शुरू हुई। मतलब जैसे कि आइडियाज जो है वो नॉवल के अंदर शुरू हुई। टू मच एम्फेसिस ऑन फीलिंग्स ऑफन लेड Dickens टू सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटलिज्म तो आप लोग जानते हो ना, ज्यादा जज्बाती होना या जज्बात से काम लेना। एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ रिचर्डसन। रिचर्डसन तो आप लोग जानते हो ना, सैमुअल रिचर्डसन। His novels are full of pathos। अब चार्ल्स डिकन की बात है, उसकी नावल full of pathos हैं, and there are many passages of studies in extravagant sentiment। But Dickens' sentimentalism, for which he is often blamed, is a phase of his idealism। Idealism तो जानते हो ना, ये हमारे पास एक डॉक्टर है, वो कहते हैं कि ideas are only realities, कि हमारे पास जो ideas है ये हमारे पास realities है। Like a true idealist, Dickens seeks to embody in his art the inner life of man with a direct implied moral purpose। His theme is the worth of man thought, imagination, affection, and religious instincts, and the need of trust in his fellow man, a faith in the final outcome of human endeavor, and the belief in immortality। He values qualities like humor, fidelity। fidelity तो आप लोग जानते हो ना कि किसी को कहते हैं, अखलाक को कहते हैं, courage और magnanimity। The best example of Dickens idealism is found in A Tale of Two Cities। उसके idealism का जो best example है वो उसके Tale of Two Cities के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, where he preaches a sermon on the sublime text। वो जो है एक sermon जो है वो Tale of Two Cities के अंदर जो है एक sublime text है, वो के ऊपर जो है वो sermon है, खुतबा देता है। वो कहते हैं कि greater love path no man than this, and that a man lay down in his life for his friends। Another phase of Dickens' idealism was his implicit belief that this is the best of all possible worlds, in spite of the pain, dirt, and sin with which his novels are full. They leave an impression on the reader of the unwavering optimism and beyond temper of Dickens। अच्छा, इन सारे अगर उनके नॉवेल्स के ऊपर हम बात कर ले तो इसके अंदर पेन, दर्द और ये सिन जो है हमें मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो है एक ऐसा ऑप्टिमिज्म जिस मतलब पक्का ऑप्टिमिज्म, ऐसा ऑप्टिमिज्म जिसका कोई वो ऐसा उम्मीद जिसका कोई वो तोड़ नहीं है, वो भी हमें जो है
वो नजर आएंगे। He shared to full the genuine spirit of his age, उसने जो हकीकत का जो उस वक्त का स्पिरिट था वो हमारे तक लाया। And despite his hardness of heart and selfishness of those high in place, their greed and their hypocrisy, the class prejudice which had divided men from men, तो वो उसने वो सारे चीजें जो है, जैसे कि हमारे पास खुद गर्जी है और जो क्लास ग्रीड या मुनाफिकत जो है, साथ साथ जो क्लास प्रेजुडिस जो है, वो बंदे को बंदे से अलग करते, इंसान को इंसान से अलग करते, वो सारे जो है वो डिकन ने अपने नावल के अंदर वो हम हमारे तक लाया। डिकन्स बिलीव दैट द वर्ल्ड वाज स्टिल वेरी गुड वर्ड टू लिव इन, वो इस बात पे यकीन करता था कि अभी भी हमारी दुनिया इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमने उसको खराब बनाया है। He had faith in the reader element of human beings who live and struggle for a period and then full unremembered to give place to other, और वो जो है he had faith in the better element of human beings who live, कौन सी human being who live and struggle for a period, जो कि कोशिश करते हैं अच्छे वक्त के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, and fall unremembered to give place to others. All his characters come out of the fit of suffering and the stress of better men, uncontaminated and poured when before. But the most delightful manifestation of idealism of Dickens' humor, which almost irresistible का मतलब जिसका कोई मुजाहिमत नहीं हो सकता, उसके इतने पक्का आइडियलिस्ट था। The it is clearly manifest in the novel, उसका आइडियलिज्म का या बीइंग एन आइडियल का अंदाजा उसके नावल से हमें पिक पेपर से हमें अंदाजा लगाता है। एंड इन हिज सक्सीडिंग नावल, और उसके बाद में जो नावल आता है ब्राउन डेड इंडिपेंडेंट, डिकन्स हैज अ नेक ऑफ यूनाइटिंग ह्यूमर विद पैथोस इन अ सॉर्ट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। डिकन जो है वो मजाक में जो है वो बात जो है वो आप तक वो लाता था, तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेजिक कॉमेडी which was especially noticeable in a certain sections of the old curiosity shop and the Martin Chuzzlewit. The best example of Dickens' power comedy or the Peggotty and the Birkus एपिसोड ऑफ डेवर कॉपरफील्ड। जो डेवर कॉपरफील्ड के जो हमारे पास दो एपिसोड है, पिगोटी एंड बॉर्किस, जो है उसके अंदर जो उसके आपके ट्रेजिक कॉमेडी वाले सॉरी पेवर कॉमेडी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नजर आएंगे। इट इज स्पेशली in the delineation of character. Delineation means creation of character that humors of Deccan is supreme. वो जो कैरेक्टर का बनावट करता था डेकन, तो उसको वो लोग को ये अंदाजा होता था कि डेकन के लिए जो ह्यूमर है ये सुप्रीम है। लाइक स्मॉलेट ही वॉज ऑन द लुक आउट फॉर सम oddity, oddity का मतलब odd होना, which for his purpose he made more odd than it was, और वो अपने वो जो है अपने स्किल के साथ वो ज्यादा odd बन। all his characters are humorous, उसके सारे कैरेक्टर्स ह्यूमरस हैं, highly idealized and yet retaining so much of the real that we recognize in them some disposition of ourselves and of the men and women we met। तो उनके कैरेक्टर्स के अंदर वो हमें ऐसा अंदाजा लगता है जैसे कि हमारे आम जिंदगी में हमसे मिलते जुलते जो कैरेक्टर है वो। द नंबर of these humorous topics types that Dickens contributed to fiction runs into thousands, और वो कितने वो तरह के वो ह्यूमर क्रिएट करता था, into thousands। In fact, there is no other writer in English literature except only Shakespeare who has created so many characters that have become a permanent element of the humorous tradition in English literature। ऐसा समझा जाता है कि शेक्सपियर के बाद जो है हमारे पास डिकन इतना ग्रेट राइटर है जिसने बहुत ग्रेट जो है वो कैरेक्टर प्रोड्यूस की है, जो कि हमें क्या चीज़ हमें ह्यूमर देता है। बिसाइड बीइंग द आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट से बढ़ के डिकन्स वॉज ऑल्सो रियलिस्ट। रियलिस्ट का मतलब हकीकत पसंद, जो हकीकत को बिलीव करते। ही बिगन हिज लिटरेरी करियर इज रिपोर्टर। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, आपके पेपर में आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये एमसीक्यू ना होगा, समझो जिसने पेपर बनाई है वह नशे में था।
He began his literary career as a reporter. वो चार्ल्स डिकन ने अपने लिटरेरी कैरियर एज ए रिपोर्टर जो है वो शुरू किए. एंड हिज शॉर्ट स्केचेस बाय बॉल, और उसका जो शॉर्ट उसके मतलब छोटे छोटे स्केचेस जो है वो लिखते हैं, उसका नाम था शॉर्ट स्केचेस बाय बॉल. हैव द ईयर ऑफ 18th सेंचुरी, क्वाइट ऑब्जर्वर एंड द न्यूज राइटर. तो वो जो है उसके अंदर आपको 18th सेंचुरी का क्वाइट ऑब्जर्वर और न्यूज राइटर जो है समझा जाता है. This same reportorial year is about his long novels, which are some group of antecedent and demand indifference. Demand difference is that while his sketches, he writes down his observations fresh from experience, and his novels are drawn upon the memory. बच्चे ये आपका बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज और इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों जो है उसने इतने ग्रेट नावल प्रोड्यूस की है और इतना ग्रेट नावलिस्ट क्यों समझा जाता है. तो वो एक रिपोर्टर था. रिपोर्टर के सामने जो है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके ऊपर वो एक नहीं कई नावल लिख सकते हैं, कई नहीं हजारों नावल वो लिख सकते हैं. ठीक है. In his personal experience, which underline a novel of Dickens, not only novel like David Copperfield, where it's also so obvious but also hard times, where no would least expect to find them. उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसका डेविड कॉपरफील्ड के अंदर भी नजर आएगा और हार्ड टाइम के अंदर भी आपको नजर आएगा. वन very important aspect of Dickens idealism is the richness of descriptive detail. वो descriptive detail बहुत ज़्यादा देता था based upon what Dickens had actually seen. और ये इस बात पे बेस्ड था कि डिकन ने बाकी क्या कुछ देखा है. It was Dickens realism which came as a check to medievalism, which was very popular during the romantic period. ये डिकन का आइडियलिज्म था जो मिडिवल टाइम पे या मिडिवलिज्म में वो आया और रोमांटिक पीरियड के अंदर भी वो बड़ा वो मशहूर था. ही अवेकन्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन द सोशल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड. उसने जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा दिया. द नॉवल ऑफ डिकन वर फुल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, एनेक्डोट्स का मतलब कहावतें, स्टोरीज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड द स्टेटिस्टिक टू शो दैट दे वर फंडेड अपॉन द फैक्ट. ये सारी चीजें और इसलिए ये हमारे जिंदगी में होते हैं. द रिजल्ट वॉज दैट आफ्टर डिकन बिगन राइटिंग नाइट्स एंड लेडीज एंड टूर्नामेंट्स बिकेम द रेयर इन द इंग्लिश नावल. तो बाद में जो है नाइट्स और लेडीज जो है ये इंग्लिश नावल के अंदर कम हो गए. दे वर रिप्लेस बाय द एग्रीकल्चरल लेबल्स, माइनर्स, टेलर्स एंड प्रॉपर्स. तो इसके अंदर बाद में जो है उसके वो कैरेक्टर हटा के और नॉवलिस्ट ने और कैरेक्टर लिया. द नॉवेल्स ऑफ डिकन्स वर आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेशन इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट, इंसान वाला ऑफ द विक्टोरियन एरा. यानी ये बड़ा फलाह वाला काम था. ह्यूमैनिटेरियन बड़ा फलाह वाला काम था विक्टोरियन एरा का. फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ही वॉज अ नॉवलिस्ट विद अ पर्पस. ये बड़ी जबरदस्त है. वो एक नॉवलिस्ट था लेकिन उसका एक मकसद था. ही वॉज अ स्टॉन चैंपियन. वो एक बड़ा चैंपियन था ऑफ द वीक, मतलब कमजोर के साथ. द आउटकास्ट एंड द ऑप्रेस्ड. जो आउटकास्ट था, जो उसको लोग कम समझते थे, ये जो कमजोर लोग थे. इन मोस्ट ऑफ हिज नॉवल ही अटैक्ड वन व्यूज और द अदर इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ थिंग्स. वो कुछ न कुछ जो है किसी नाजायज सिस्टम को वो अपना बात पहुंचाता था या किसी सिस्टम के ऊपर वो उंगली उठाता था. इट इज डियर फॉर नो एग्जेजरेशन टू से ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज द की नोट ऑफ हिज वर्क. ह्यूमैनिटेरियनिज्म हमारे पास वो डॉक्ट्रिन होता है, वो कहते हैं कि इंसान जितना भी लाइफ जीता है वो इंसान दूसरे इंसान की फलाह के लिए वो जिए. ऑन द अकाउंट ऑफ द ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी दैट ही एंजॉयड एज अ नॉवेलिस्ट. उसके जितने भी नॉवेलिस्ट टाइम गुजारा है उसने इंसान फलाह के लिए. डिकन्स में जस्टली बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द फार मोस्ट रिफॉर्मर ऑफ हिज एज. डिकन को समझा जाता है कि ये जो है उससे बढ़ के कोई रिफॉर्मर हम नहीं समझा जाता. रिफॉर्मर का मतलब जो उसको दोबारा फॉर्म देता है अपने वक्त का. बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास होगा विलियम मैक्स स्टॉकरे. तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. सवाल ना हो बेटा
तो हमारे साथ ये हिस्ट्री इंशाल्लाह ख़त्म कर ले, ठीक है, और इसको समझे भी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।